आदाब नाजरीन, मैं हूं आदिल ख़ान। आप सभी का आलमी मंजर स्पेशल में खैर मकदम है। रोहिंग्या मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहे हैं और दुनिया खामोश है। मौजू आज यही है कि आखिरकार रोहिंग्या मुसलमान हैं किसके और रोहिंग्या मुसलमानों का कौन है, क्योंकि म्यांमार में लगातार रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल गारत हो रहा है। उनकी औरतों, उनकी बच्चियों, माओ बहनों के साथ असमत रेजी हो रही है। आर्मी जो है म्यांमार की, उस पर लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो उनके घरों को आग लगा रही है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है और नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चों के भी सर धड़ से जुदा कर दिए जा रहे हैं। इस सब के बावजूद सवाल ये उठते हैं कि जो इंसानियत की पैरोकार हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला पीस के लिए, अमन के लिए, आंग सान सूची, उनकी ही पार्टी की हुकूमत इस वक्त म्यांमार में है, जो कि 25 साल बाद हुए इलेक्शन के बाद पावर में आई हैं। उन पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार उनके ही मुल्क में कत्लो गारत क्यों मचा हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया बैन क्यों है उस जगह पर जहां पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, आग के हवाले किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से भी बम और गोलियां बरसाई जा रही हैं। आर्मी भागने भी नहीं देती रोहिंग्या मुसलमानों को। जो समंदर के रास्ते भागना चाहते हैं उनकी नावें जला दी जाती हैं और जो भाग जाते हैं उन्हें दूसरे मुल्क कबूल नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में 70,000 रोहिंग्या मुसलमान पिछले कुछ महीने में पहुंचे, लेकिन उन्हें बांग्लादेश कबूल नहीं कर रहा है। एक ऐसे जजीरे पर भेज रहा है जहां पर ज़िंदगी की ताबीर या ज़िंदगी सोची भी नहीं जा सकती हो सकती, और उसके बारे में, उस जजीरे के बारे में वार्निंग है कि वहां पर बाढ़ आ सकती है और सारे लोग मारे जा सकते हैं। आज हमारे साथ मेहमान इस पैनल में, इस गुफ्तगू में जुड़े हैं। उन सबसे आपका तारुफ करा दें और रोहिंग्या मुसलमानों की हालत पर इन सबसे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद ज़फ़र महमूद साहब, प्रेसिडेंट हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, और ये भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में इनसे कई सवाल जवाब करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जावेद जमील साहब हैं हमारे साथ इस पैनल में, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई इन्होंने किताबें लिखी हैं और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को, उनसे जुड़े सवालों को ये हमेशा उठाते रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल है इस गुफ्तगू में। और सबसे पहला सवाल तस्लीम रहमानी साहब, रोहिंग्या मुसलमानों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठी है, कहा गया है कि ये वो समाज का हिस्सा है रोहिंग्या मुसलमान जिन पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। इसके बावजूद क्या ये फ़िक्र एक्शन में बदल पाएगी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से? देखिए, ये तो बहुत अरसा पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी आर द रोहिंग्या मुस्लिम्स। ये बात कहे एक डिकेड गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद उसके इस बात के कहने का कोई नतीजा तो हुआ नहीं। और अब तो हालत ये है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की जो रिलीफ वहाँ पर भेजने की कोशिश की जाती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उस रिलीफ के कारवां तक को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती। 13 लाख से ज़्यादा मुसलमान, जो साहिली ज़िला है जिसको हम, जो पहले अरकान कहलाया जाता था, वहाँ 13 लाख, और उनके अपने कैंप्स हैं जिसमें उनको तकरीबन एक तरह से जेल बना के वहाँ पर उनको रखा है। छोटे मोटे कारोबार तक करने की इजाज़त नहीं है। और जो आंग सान सूची साहिबा हैं, वो बहुत बड़ी जो इंसानियत परस्त कहलाई जाती हैं, नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिल चुका है। खुद हमारे मुल्क ने जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, जो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उनको दिया है। लेकिन वो खुद भी उन्हीं बुद्धिस्ट के साथ मिल के उन मुसलमानों कत्लेआम में शरीक हो गई हैं बाकायदगी के साथ, जो हमेशा से वहाँ तकरीबन ये 25 साल से ये कज़िया चल रहा है। और ये नया कानून वहाँ बना दिया गया है कि जो 1826 से पहले की शहरियत उन लोगों को साबित। अब बताइए, दुनिया में कौन है जो 150 साल पुरानी अपनी शहरियत का के मुस्तकिल सबूत दे सके? तो एक जालिमाना कवानीन वहाँ पर बनाए गए हैं, और ये सब कुछ सिर्फ वेस्ट के इशारे पर हो रहा है। इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है, इसलिए कि आंग सान सूची को वेस्ट ने प्रमोट किया। वो बरतानवी उनके शौहर रहे हैं, उनके बच्चे बरतानवी हैं, खुद वो बरतानिया में एक लंबे अरसे तक 1990 तक वो खुद बरतानिया में रही हैं, उनकी डुअल सिटीजनशिप है बरतानिया की। तो वो बरतानवी होने की वजह से वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकी वहाँ की, क्योंकि उनके शौहर बरतानवी थे। तो वो पूरे तौर पर यूरोपियन यूनियन के ज़ेर असर हैं। बाराक ओबामा साहब भी कहते रहे, अभी ट्रम्प साहब भी कहते रहे कि वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन सब लिप सर्विस है। एक्चुअली कोई नहीं चाह, सब ये चाहते हैं कि अरकान ज़िले का के राख्यान जो आप कहलाता है उसको खाली करके वहाँ पर उनके इन्वेस्टमेंट और वो अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए उस इलाके को खाली कराना चाहते। मजबूर किया हिजरत के लिए, और इस हद तक के समंदर में पड़े वो बेचारे, अब खुद पानी पीने को नहीं मिलता तो अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो गए। इस हद तक ज़फ़र महमूद साहब, ये वाकई एक बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है, जैसा कि तस्लीम रहमानी साहब की बातों से निकल कर आया। क्या जो इंसानियत के अलमबरदार हैं, बड़े बड़े जो सुपर पावर हैं या ताकतवर मुल्क हैं,
उनके इस तरफ फ़र्ज़ नहीं बनते, क्योंकि वो इंसानियत के लिए ही इराक़ में इन्वेजन कर देते हैं और जाकर उसके बाद सीरिया में और दूसरे लीबिया मुल्क में जाकर इन्वेड कर देते हैं कि हम इंसानियत की हिफाजत करने के लिए यहाँ हमारा आना ज़रूरी था। उन्हें रोहिंग्या नहीं दिखते। देखिए साहब, मैं तो आपको ये अर्ज़ करूँगा, आपके इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके पहले तो मैं अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी साहब और वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज साहिबा से अपील करूँगा कि वो इस मामले को एप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर उठाएं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। ठीक। और हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुस्तान भर के पूरे सारे वो बाशिंदे जिनको कि इस बात का एहसास है कि बेजा ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, यही हमारी नेशनल पॉलिसी भी है, यही हमारा संविधान भी कहता है जी। तो उसकी पासदारी रखते हुए वो दोनों लोग अपने अपने लेवल के ऊपर उठाएं, इस बात को प्रोटेस्ट करें। और अगर वो नहीं माने तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन से अपनी तरफ से कहें कि इसके ऊपर सैंक्शन लगाओ। तो पहले हम तो करें, हम अपने मुल्क में, और अपने मुल्क में अपने लीडरों के ऊपर ज़ोर देने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे बढ़ कर के आना चाहिए कि भाई एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वे अल्लामा इकबाल बता गए हैं, तो उसको समझ करके उसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी तो होना चाहिए। तीसरी बात ये, जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जो दुनिया के जो 56 मुस्लिम ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको कोई एहसास नहीं है कि साहब हम इसके ऊपर क्या करें। हम जो बर्मा के जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, वहाँ की जो हुकूमत है उसके ऊपर ज़ोर डालें। खाली ज़ोर क्यों डालें, तरह तरह के इकनॉमिक ज़ोर भी डाला जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये कि बेहिसी है ये हिंदुस्तान के भी मुसलमानों की और दुनिया के मुसलमानों की भी और दुनिया के मुस्लिम ममालिक की भी जी, कि उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वहाँ पर वहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, बुद्धिस्ट लोग ज़्यादती कर रहे हैं, आपने सही फरमाया बिल्कुल। तो उसको कंडेम किया जाए और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए उसके ऊपर इकनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगवाने की बात की जाए। तो ये कोई मतलब सब सोए बैठे हुए हैं, वो तो भला हो आपका कि आपने अपने टीवी चैनल से ये बात उठाई और इसके ऊपर रखा प्रोग्राम को। जी जी। जब ये हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं ये बर्मा गए हुए थे, उसके पहले ही मैंने स्टेटमेंट दे करके और उनको ख़ुद ईमेल करके और ट्वीट वगैरह करके ये बात उठाई थी कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी वहाँ जो रोहिंग्यास के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं जा कर के वहाँ के लोगों से बातचीत करिए। जी। लेकिन वो कोई नेशनल मूवमेंट ना मुसलमानों की तरफ से बना और ना बाकी लोगों की तरफ से बना। वो तो आपने अगर ये आज प्रोग्राम नहीं रखा होता अच्छा, तो मैं ऐसे चलता देखता हूँ कि बहुत से मौलानाओं की तस्वीरें आजकल टीवी पर आती हैं जो मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं और मौजूदा सरकार से, हुकूमत से मिलते भी रहते हैं। क्या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी कभी ऐसी जमात ने कोई आवाज़ उठाई हो या साथ आने की अपील की हो? ऐसा है कि ये एक तो बात मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले कुछ रोहिंग्यास जो कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रह रहे थे जी। उन्होंने आकर के और यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के दफ्तर को दिल्ली में आकर के घेर लिया था। ठीक है। 3 दिन तक वो घेरे रहे थे और उन्होंने कहा था हमारे साथ ज़्यादती हो रही है वगैरह वगैरह, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस वक्त दिल्ली की पुलिस ने उनको किसी के कहने के ऊपर ट्रकों में भर करके और जा करके एक जगह डाल दिया था और ये सोच करके कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ ये रह लेंगे। तो उसके ऊपर कुछ दूसरे साहबान ने अपना हक़ जमा दिया कि नहीं ये वक्फ नहीं हमारी है वगैरह वगैरह। तो फिर वहाँ से पुलिस ने दोबारा हटाया और सड़कों पे जगह जगह डाल दिया। उनका कोई पूछने वाला नहीं था। पार्लियामेंट में बहस ज़रूर हो रही थी लेकिन उनके साथ कुछ इंसानी तौर के ऊपर कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है। लेकिन जो भी रिफ्यूजीज़ हैं उनको संभालने के लिए, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए जो खर्चा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जैसा कि हमने किया दिल्ली में, वैसा मुसलमानों के ज़रिए ये तय हो जाना चाहिए कि ज़कात का एक मद वो भी होना चाहिए। जी चलिए, वो जो 8 मद दिए हुए हैं कुरान करीम में सूरत तौबा में, उसी में आ सकता है, उसी में आ सकता है। ठीक है डॉक्टर जावेद जमील साहब, एक तरफ हमें पनाह गुज़ीन जो हैं शाम के या फिर इराक़ के वो हमें दिखते हैं मशरिक़ वस्ता में, उसके लिए बड़ा दर्द है पूरी दुनिया में, लेकिन रोहिंग्या के लिए दर्द क्यों नहीं है? क्या जुल्म करने वालों के मज़हब में फ़र्क है? उसी फ़र्क के नज़रिए से ये देखा जाता है? देखिए, दुनिया में कहीं भी वायलेंस होता है
तो वायलेंस को अलग अलग निगाह से देखा जाता है। ठीक है। अगर मुसलमान वायलेंस कर रहे हैं तो वो टेररिज्म बन जाता है, बाकी जो अगर वायलेंस करें तो वो कहीं कोलेटरल डैमेज बन जाता है, कहीं किसी और नाम से, कहीं उसको रिबेलियन कह देते हैं। तो वो यानी पूरी की पूरी जो साजिशें हैं वो सारी के सारी मुसलमानों के खिलाफ हैं। यहाँ भी देखिए कि बर्मा के अंदर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने, कि वो बिलाशुबा एक बुद्धिस्ट टेररिज्म है। उसको टेररिज्म लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया आज तक, उसको टेररिज्म वाले खाने के अंदर उसको नहीं रखा जाता। उल्टा उसके बरक्स जो वहाँ की हुकूमत है म्यांमार की, वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि नहीं, ये बल्कि ये टेररिस्ट हैं रोहिंग्या के लोग, ये लोग, इनमें से कुछ लोग आईसिस के साथ में जुड़े हुए, इनके ताल्लुकात हैं, और वहाँ पर वो किसी एक छोटे मोटा जो उनका वहाँ पर कोई हमला हो गया था, वो ऐन मुमकिन है कि वो भी उन्होंने खुद नहीं कराया हो, तो उसका इल्ज़ाम रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर लगाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तो एक दहशतगर्दी पनप रही है। अच्छा, पहली बात तो ये कि उसका उससे कोई बरह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर कल को वहां पर कुछ दहशतगर्द पैदा भी होने शुरू हो जाते हैं तो हालात तो आप पैदा कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक पूरे दुनिया के अंदर एक जो उसूल बन गया है कि साहब मुसलमानों को हक सिर्फ जुल्म सहने का है, लेकिन अगर कहीं मुसलमान का नाम आ जाता है किसी वायलेंस में तो उसको दिन रात उसकी तशरीह की जाती है, सब जगह उसको फैलाया जाता है। और मुस्लिम कंट्रीज का हाल ये है कि खुद बांग्लादेश भी वही जबान बोलता है जो बर्मा की हुकूमत बोलती है। बांग्लादेश पर सवाल होगा, क्योंकि अब हमें एक यहाँ पर वक्फा लेना होगा। कई अहम सवाल इस मसले पर बाकी हैं। आप देखते रहिए टीवी उर्दू, फौरन हाजिर होते हैं। नाजरीन, खैर मकदम है आपका। वक्फे के बाद अपने मेहमानों से सवाल जवाब शुरू करते हैं वापस। तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरीके से हम देखते आए कि रोहिंग्या की ख़बरें जो आती थीं वो उस मीडियम के ज़रिए नहीं आती थी जिस मीडियम के ज़रिए सीरिया की ख़बरें आती थी, इराक़ की ख़बरें आती थी, बहुत हाई डेफिनेशन कैमरों से बनी हुई ख़बरें आती थीं, बहुत छुप छुपा के मोबाइल कैमरों से वो तस्वीरें सामने आई जिससे लोगों को रोहिंग्या पर हो रहे जुल्म का पता चला। अभी मीडिया बैन है, इसे किस नज़रिए से देखें? और एक तरफ आंग सान सूची या उनका एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई भी जेनोसाइड यहाँ नहीं हो रहा। देखिए, ये मीडिया तो एक ही किस्म का है और वो बहुत ही फिल्टर्ड न्यूज़ हैं जो दिया करते हैं। रोहिंग्यास के बारे में दुनिया को मालूम हुआ है 2012 के जो फिसादात हुए, वहाँ मुस्लिम कुछ फिसादात हुए, तब से ज़्यादा इल्म होना शुरू हुआ है। और उस वक्त हम लोगों ने भी यहाँ पर बर्मा की एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन, कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस उस वक्त किए थे। तो वो जो फिल्टर्ड मीडिया है वो वही न्यूज़ दिखाता है जो वेस्ट के लोग दिखाना चाहते हैं। इसी तरीके से अब इस वक्त माइग्रेशन का इशू इस दुनिया का एक बहुत बड़ा मुहिम किस्म का इशू है जिस पर उतना खुल के बात नहीं की जाती जितना होना चाहिए। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 25 करोड़ लोग माइग्रेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें से तकरीबन 13 लाख ये बर्मीज़ हैं जिनके बारे में खुद आंग सान सूची ने ये कह दिया कि लफ्ज़ रोहिंग्या हमारे यहाँ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उससे पहले जो आर्मी रूल था वो कहते हैं हम रोहिंग्या, यानी इंटरनेशनल फोरम पे, यूनाइटेड नेशंस में भी, और जो फार ईस्ट कंट्रीज़ का एक ग्रुप है उस ग्रुप में भी बर्मा ने वॉकआउट कर दिया इसलिए कि वो रोहिंग्या लफ्ज़ को वहाँ पर सुनना ही पसंद, उन्होंने क्या लफ्ज़ रोहिंग्या हटाइए तब हम गुफ्तगू करेंगे। तो अब अगर रोहिंग्या की एंटिटी को ना तो सरकार एक्सेप्ट कर रही है वहाँ की, ना उससे पहले की सरकार एक्सेप्ट कर रही है, यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे और जो दूसरे वर्ल्ड फोरम हैं वो भी इस पर बर्मा के साथ खामोश हो जाते हैं जब बर्मा प्रोटेस्ट करता है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ लफ्ज़ रोहिंग्या नहीं होना। तो जो लोग ये कहते हैं कि दे आर द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, वो भी अपने आप में उस वक्त खामोश हो जाते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ बर्मा ये कहना शुरू करती है कि लफ्ज़ रोहिंग्या एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका बहुत सीधा मतलब यह है कि तमाम आलमी इदारे, उस चाहे उनके अल्फाज जितने अच्छे हों, वो सबके सब इन्वॉल्व हैं उनके प्रोसिक्यूशन में। दूसरी बात यह कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ की डॉक्टर जफर महबूब साहब ने फरमाया, अभी तुर्की ने भरपूर कोशिश की, तुर्की की जो सदर हैं उनकी बेगम वहाँ पर खुद गई हैं रिलीफ लेके, सऊदी अरब की रिलीफ वहाँ बड़ी तादाद में पहुँच रही है। और अब ये आलम हुआ है कि जब वो रिलीफ पहुँचनी शुरू हुई है, रिलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लीगल राइट उनको नहीं दिए जाते, सिटीजनशिप राइट उनके यही सवाल मेरा जफर महमूद साहब का कोई फायदा नहीं है। जफर महमूद साहब, लफ्ज़ रोहिंग्या अगर एग्जिस्ट नहीं करता है आंग सान सूची की हुकूमत के सामने या उनके दौर में, तो फिर ये आखिरकार कहाँ के बाशिंदे हैं, कहाँ के शहरी हैं, इनका शहर, इनका मुल्क कौन सा है और ये लोग किसके हैं?
क्योंकि They इन्हें said कि कभी they are the stateless people. जी जी जफर साहब, इन्हें बांग्लादेशी कह दिया जाता है, कभी वो बांग्लादेश भी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो ऐसे जजीरे पर भेज देता है जहां पर जिंदगी मुहाल है, कभी भी बाढ़ आ सकती है और ये सब मारे जा सकते हैं। 1982 या 83 में जब तब्दीली हुई वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के बर्मा के आइन में, जी। उसके पहले तक ये इक्वल सिटीजन थे। और इसमें कोई वो नहीं था, लेकिन उसके बाद वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन तब से चेंज कर दिया गया और ये इनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज सिटीज़न और उनके सिटीज़नशिप के राइट्स वापस ले लिए गए। तब से ये बात शुरू हुई है। लेकिन ये कि देखिए, जो अगर एक कोई ज़्यादती कर रहा है, वो चाहे फ़र्द हो या चाहे मुल्क हो, तो उसको अगर सीधे रास्ते के ऊपर लाना है, तो बाकी हुकूमतें अगर मिल कर के नहीं कर रही हैं कुछ, तो फिर ये सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी बनती। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हिंदुस्तान में भी सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, इस्लामी समाज में भी सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है और पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी की भी ज़िम्मेदारी है। बल्कि मैं उसमें आपको ये भी अर्ज़ करूँगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जो कि प्रेशर डालने के लिए उसके ऊपर कोशां हैं। और ख़ास तौर से इसके अंदर जो मैं फिर आपको रिपीट करूँगा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, और जैसा कि रहमानी साहब ने फरमाया कि साहब वो थोड़ा थोड़ा पैसा उन्होंने दे दिया, चंदा दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा। अगर वाकई इस्लाम को मानते हैं तो सूरह हशर की आयत नंबर 8 और 9 है, उसमें क्लियर है ये बात कि इस तरह से कहीं मुसलमानों के साथ अगर ज़्यादती हो रही है, इनफैक्ट उसको बाई एक्सटेंशन किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसको पनाह देना ये जिम्मेदारी बन जाती है। उस जिम्मेदारी को निभाना हम में से तमाम पूरी दुनिया के बाशिंदों का भी काम है और मुस्लिम ममालिक, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही है। लेकिन ये कि ये प्रायोरिटी में नहीं आ रही है, ये जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही। दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है वहाँ के लोगों को जिम्मेदारी को निभाने के लिए, प्रायोरिटी में लाने के लिए भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर जावेद जमील, क्या आवाज़ जो उठाई जा रही है उसमें कमजोरी है, जानबूझकर है? और आंग सान सूची जो सब कुछ देखकर आंखें मूंदी हुई है, क्या उसमें उनकी रजामंदी है या फिर मजबूरी है? क्योंकि सिक्योरिटी जो है म्यांमार की, वो वहाँ की आर्मी के हाथ में है। इस तरीके से आंग सान सूची, उनका एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी हुकूमत बच जाती है। देखिए, तो सब जाहिर है, सबकी मिली जुली एक पूरी हिकमत अमली है उनकी, और वो नहीं चाहते कि वहाँ उनको किसी तरह के राइट्स हों। हालात ये हैं कि उनको एसोसिएट सिटीज़न डिक्लेयर किया गया और उसके बाद में उनके ऊपर नज़र रखी जाती है कि उनके यहाँ बच्चे भी मुश्किल पैदा हों, यानी उनकी फैमिली प्लानिंग के हेल्थ पर भी नज़र रखी जाती है। शादी भी नहीं उनकी होने दी जाती। इतनी ज़्यादा उनको फिक्र लगी रहती है उनकी तरफ से। और पूरी मुस्लिम ममालिक का तो हाल ये है। देखिए, और सवाल ये है कि पहले मुस्लिम ममालिक की बात तो बाद में आती है। सबसे पहली जिम्मेदारी खुद म्यांमार की हुकूमत की, और उसके बाद में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर इसको हम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम करके भी ना देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये तो एक ह्यूमन क्राइसिस है, एक ह्यूमैनिटी का क्राइसिस है, इंसानियत का क्राइसिस है। तो आखिर क्यों यूएनओ उस तरह का एक्शन नहीं लेती जिस तरह का एक्शन वो एलेप्पो में लेने के लिए तैयार रहते हैं, या इराक के अंदर कुछ हो जाता है तो फौरन जिस तरह एक्टिव हो जाते हैं, वो म्यांमार में उतना एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? वहाँ की ज़मीन में तेल है वहाँ। तो इसलिए जहाँ तक मुस्लिम कंट्रीज़ का सवाल है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो उनको जो कोशिश करनी चाहिए थी, बहरहाल वो अपने तरीके से कुछ कोशिशें की हैं। उसमें टर्की का रोल काफ़ी यानी काबिल सताइश है। मलेशिया और सऊदी अरब ने भी कुछ रोल अदा किया है, लेकिन बाकी ममालिक की तरफ से कोई खास कोशिश नहीं हुई। लेकिन इन सब ने मदद की है जो है। जुल्म को रोकने के लिए कोई यूनिटी नहीं है, जो पॉलिटिकल डिसीजन है। उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लेवल पर, एक ह्यूमैनिटेरियन उस लेवल पर थोड़ा सा रिलीफ वर्क में तो हिस्सा लिया है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है कि उनकी सिटीजनशिप बहाल हो, उनको पूरे इख्तियारात मिले, उनको वहां पर उनकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कोशिशें की जाए, उस लेवल पर कोई कोशिश कोई काम नहीं। चलिए, वक्त हो चला एक और छोटे से वक्फे का। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और सवाल वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। मेहमान हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब। आपसे सवाल यह है कि दुनिया में इस वक्त नफरत का दौर चल रहा है, नफरत जीत रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बोलते थे वो जीत गए, और उन्हीं की राह पर चलते हुए नीदरलैंड के इलेक्शन में पॉपुलिस्ट लीडर गीत विल्डर्स आगे बढ़े, लेकिन वो दूसरे नंबर पर ज़रूर रहे, जीत नहीं पाए। उन्हें नीदरलैंड का ट्रंप भी कहा जाता था।
लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कायम रहेंगे। उन्होंने कुरान को अपने यहाँ बैन करने की बात कही थी इलेक्शन से पहले, उन्होंने अपने यहाँ मस्जिदों को बंद करने की बात कही थी। इसको देखें तो उन्हें दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। जो पहले नंबर पर पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, पूरी सीट्स उनके पास भी नहीं है। आगे जर्मनी और फ्रांस में इलेक्शन होने हैं। क्या इस सूरत में हम देखें, क्योंकि जिस तरीके से राइट विंग लीडर हैं वो, अगर ये लीडर चाहे फ्रांसवा होलांद हों चाहे एंजेला मर्केल हों, अगर मदद करती हैं पनाह गुज़ीनों की, चाहे वो सीरिया क्यों चाहे रोहिंग्या हों, अगर करते हैं तो उन्हें निशाने पर लेंगे। क्या इस माहौल में हम देखें तो अब मदद और ज़्यादा कम हो जाएगी पनाह गुज़ीनों की? देखिए, पनाह गुज़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक। रिफ्यूज जितने भी हैं और माइग्रेंट्स जहाँ भी हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस भी और दूसरे इस किस्म के जितने आलमी इदारे हैं वो उन्हें एक इंडस्ट्री की सूरत पे ले रहे हैं, और इट्स एन अपकमिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसका बड़ा मसला ये है कि टारगेट सब्जेक्ट्स हम हैं, डोनर्स भी हम हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन करने वाली एजेंसीज वो हैं जो प्रमोट कर रही हैं माइग्रेशन को। सारी दुनिया में माइग्रेशन को प्रमोट करने वाले कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने प्रमोट किया है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सोमालिया हो, जिसका जिक्र बहुत कम होता है। सोमालिया से बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ है। तो अब रेडिकलाइजेशन का दौर है। आप अगर पिछले तमाम इलेक्शंस को उठा के देखें तो रेडिकल्स जहाँ जहाँ हैं वो इलेक्शन जीतते चले गए हैं। चाहे वो इलेक्शन इजराइल का हो, चाहे वो ब्रेग्जिट का पोल हो, चाहे वो अमेरिका का पोल हो, खुद हिंदुस्तान में रेडिकल एलिमेंट्स जीत के जा रहे हैं। तो सब, खुद मुस्लिम ममालिक में भी वो रेडिकल एलिमेंट्स जीते हैं इलेक्शंस में। मगर ये सब कोई हल नहीं है। हल उस वक्त तक नहीं होगा, जैसा जफर साहब ने फरमाया, जब तक आलमी इदारे मिल के हम उन पर पाबंदियां, सैंक्शंस नहीं लगाएंगे म्यांमार पे, तब तक होगा। और तुरफा तमाशा यह है कि जो सैंक्शंस उनके ऊपर लगे हुए थे ऑलरेडी, वो सैंक्शंस भी अब हटा दिए गए। यूरोपियन यूनियन ने अपने सैंक्शंस हटा लिए, अमेरिका ने अपने सैंक्शंस हटा लिए, सिर्फ इसलिए कि आंग सान सूची को उन्हें वहां प्लेस करना था ताकि चाइना का जो रोल म्यांमार में वो कम होता चला जाए। तो चाइना और अमेरिका की जो सियासत है आपस में, उसका शिकार रोहिंग्या मुसलमान हो रहे हैं। ठीक है जावेद जमील साहब, आपने मुसलमानों को लेकर बहुत कुछ लिखा है। इस वक्त आलम इस्लाम पर जिस तरीके का ख़तरा है और आलम इस्लाम में जो एक मजबूत धड़ा है वो जिस तरीके से गफलत में है, या यूँ कहें कि कम ध्यान दे रहा है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? कितना मुश्किल दौर है ये? देखिए, मसला ये है कि मुस्लिम ममालिक में भी एक दो तरह के एलिमेंट्स हैं। एक ये हैं कि जो राइट थिंकिंग पीपल हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा तबका जो हावी हो गया है वो वही है कि जो कहीं ना कहीं जिनके तार अमेरिका से और बरतानिया से जुड़े हुए हैं, और बेशतर ममालिक में चंद ममालिक को छोड़कर वही तबका हामी है। तो वो उसके अलावा कुछ ना कहना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं जो अमेरिका उनको सिखाता है या जो बरतानिया उनको सिखाता है। यहाँ तक कि यानी ट्रंप जैसे शख्स के आने के बाद भी बाज़ हुकूमतें ऐसी हैं, सबके सामने उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कि उनके साथ में किस कदर कुर्बत बाज़ ममालिक की बढ़ गई है। इसके बावजूद कि उन्होंने मुस्लिम ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, उनके बाशिंदों को आने की इजाज़त नहीं देना चाहते। वो तो खुद अमेरिका के अंदर उनकी मुखालफत कहीं ज़्यादा है। जब तक मुसलमान पूरी साजिशों को नहीं समझेंगे, अवाम क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो समझने के बावजूद भी वो उनके साथ खड़े हैं कि जो उस साजिशों के लिए जिम्मेदार हैं। जो अवाम है उनको मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है असल में। उनको उसके पीछे जो सारी साजिशें हैं, किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, किस तरह की इकोनॉमिक हेजेमनी पूरी दुनिया में कायम करने की कोशिश की जा रही है, एक तसल्लुत कायम करने की कोशिश किया जा रहा है। हर चीज़ इंडस्ट्री बन रही है, तो रेफ्यूजी क्राइसिस भी इंडस्ट्री बना, एक बाकायदा एक उसको कोशिश करके किस तरह से यूरोप के अंदर उनको, चूँकि वहाँ पर बड़ा मसला ये हो गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कि वहाँ के औरतें बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, उनको बाहर से लेबर क्लास की बाहर से ज़रूरत है। तो इसलिए वो रिफ्यूजी क्राइसिस को भी अपनी उस प्रॉब्लम से जोड़कर उसमें इजाफा कर रहे हैं। डॉक्टर जफर महमूद साहब, पूरी दुनिया को इस वक्त एक इकनॉमिक टक्कर जो है वो चाइना से मिल रही है, ख़ासतौर से मगरिब को और अमेरिका को। क्या पनाह गुज़ीन सस्ते लेबर साबित हो रहे हैं? इस वजह से लगातार माइग्रेशन बढ़ रहा है और खाना जंगी बढ़ रही है, क्योंकि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है और कम से कम मजदूरी देनी है। किसी हद तक आपकी बात में वज़न है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन साथ साथ हमें इस पूरे पस मंज़र में एक बड़ी तस्वीर भी देखनी होगी जी। और वो ये है कि देखिए, पूरी दुनिया जो है वो कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है 7 अदद, और लेकिन ये कि कॉन्टिनेंट्स का कोई बहुत अहमियत कोई नहीं देता।
उसके बाद मुल्क आता है, मुल्क के बाद सूबे और ज़िले वगैरह आते हैं। जी। तो सूबे और ज़िले वगैरह की भी इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन मुल्क के लेवल के ऊपर अहमियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो उस पस मंज़र में आप देखिए तो जो कौमी मफाद है वो और इंसानी मफाद, इन दोनों का टकराव हो जाता है अक्सर व बेशतर। लेकिन बस बहुत ही ख़राब और बदकिस्मती की पूरी दुनिया के लिए बात यह है कि जो लोग कौमी लेवल के ऊपर ज़िम्मेदार हैं वो जब ये देखते हैं कि इंसानी मफाद और कौमी मफाद के अंदर टकराव है तो कौमी मफाद को बरतरी दे देते हैं, उसको वो अहमियत ज़्यादा दे देते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से जो दोनों बाकी स्पीकर साहिबान आजकल उन्होंने इशारा किया वो ये कि जो ट्रम्प साहब ने हरकत की कि साहब इंसानी मफाद को एक तरफ रख करके कौमी मफाद को ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करके कौमी मफाद की, और कुछ लोगों को ये वरगला दिया और कुछ थोड़े वोट ले करके और अपना हो गए। यही ट्रेंड जो है चल पड़ा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस ट्रेंड को रोकने के लिए भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़रूरी है कि कुछ समझदार लोग बढ़ करके आएँ, तभी ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस हैं और ख़ास तौर से जो बर्मा की रेफ्यूजी क्राइसिस है, म्यांमार की रोहिंग्यास की, जिसके बारे में हम आज गुफ्तगू ख़ास तौर से कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करना हमें उस बड़ी तस्वीर में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। समझदार लोगों का हिम्मत वाला होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, खाली समझदारी से कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर, जो कुछ निकल कर आया सामने उससे यही समझ में आता है कि रोहिंग्या उस मुसलमान का नाम है जिसका ना ज़मीन है ना आसमान है। समझ में नहीं आ रहा कि वो मदद मांगने किससे जाएं, क्योंकि जहाँ भी वो मदद मांगने जाते हैं वहाँ उनके लिए परेशानियाँ, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आखिरकार इस तरफ दुनिया की वो ताकतें जो इंसानी हुकूक का अपने आप को मसीहा पेश करती हैं, वो कोई बात या कोई कदम क्यों नहीं उठाती? क्यों रोहिंग्या मुसलमानों की मदद नहीं की जाती? फिलहाल आज हमारे इस पूरी डिबेट के दौरान हमारे मेहमान जुड़े, सवाल जवाब का जवाब दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, देखते रहिए ETV उर्दू।